गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर चल रहा है उसमें एक अगला टॉपिक लेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ चुके थे। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में मैंने बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और 4 अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने बताए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और आपका परासरण दाब। तो अब अपन तीसरा जो गुण है हिमांक में अवनमन या कमी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी विलयन के हिमांक में किस प्रकार से कमी आती है शुद्ध विलायक के सापेक्ष। हिमांक में अवनमन, हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु, जहां पर कोई द्रव्य जो जमता है, फ्रीज हो जाता है। तो हिमांक की डेफिनेशन क्या होगी? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव एवं ठोस अवस्था एक दूसरे के साम्य में आ जाती हैं, एक दूसरे के साम्य में हो, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। अब देखिए, द्रव एवं ठोस अवस्था साम्य में आने का मतलब है कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब एक समान हो जाए। द्रव अवस्था का और ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है एक समान हो जाए। ये ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हो। ये वाष्प दाब है, इधर ताप है। शुद्ध विलायक के लिए हमेशा वाष्प दाब का मान विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अब विलायक के अणुओं का जो जमाव होगा ठोस में, मान लीजिए ये तो द्रव अवस्था है, ये तो क्या है? द्रव अवस्था, और ये ठोस अवस्था है। तो जिस पॉइंट पर इन दोनों का वाष्प दाब समान हो गया, वो ही क्या हो गया? शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट। यही क्या हो गया? शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अपन टीएफ नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टीएफ नोड क्या है? शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। अब विलयन का वाष्प दाब कम है, तो विलयन है जो कहां पर जाके जमता है? इसी रेखा को सीधी में देखिए, यहां पर आके ये ठोस अवस्था में आएगा। तो ये किसका हो गया? विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफएस। टीएफएस लिख देते हैं इसको, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक बिंदु शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। देखो इन दोनों का वक्र ये उभयनिष्ठ बनेगा। उभयनिष्ठ क्यों बनेगा? क्योंकि विलायक के अणुओं का ही जमाव होता है। विलायक के अणु ही फ्रीज होते हैं, विलय के अणु नहीं होते। विलायक के अणु जब जम जाएंगे, एक स्थिति में आ जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएगा, तो विलय के अणु हिलना डुलना बंद कर देते हैं, तो वही सॉल्यूशन क्या हो जाता है? जम जाता है। तो हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन क्या होगा? अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। तो देखिए दोनों डेफिनेशन हो गई, हिमांक की और हिमांक में अवनमन की। हिमांक तो क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब एक समान हो जाए, या द्रव एवं ठोस अवस्था एक दूसरे के साम्य में आ जाए। जिस गति से द्रव के अणु ठोस में बदल रहे हैं, उसी गति से ठोस के अणु द्रव में, तो साम्य में आ जाएंगे, वाष्प दाब समान हो जाएगा। अब
यहां पर हम देखते हैं कि शुद्ध विलायक का जमाव बिंदु तो ये रहा, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नोड, और विलयन का जो जमाव बिंदु है वो ये है। तो देखो कमी आ गई ना, इस अंतर को ही अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ ये अंतर ही है, कमी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टीएफ नोड तो क्या है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टीएफएस क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलययुक्त, विलययुक्त विलयन का हिमांक। और डेल्टा टीएफ क्या होगा, हिमांक में कमी या अवनमन, हिमांक में कमी या अवनमन। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोड माइनस टीएफएस, ये है। राउल्ट ने क्या कहा था, क्योंकि ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है तो उनके विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो राउल्ट का लॉ लग जाएगा कि राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के हिमांक में अवनमन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। वही नियम लग जाएगा, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के हिमांक में, हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, ये राउल्ट के अनुसार मोललता में जो अवनमन है वो उसकी मोललता की क्या है, समानुपाती, विलयन की मोललता के। तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एन, ये मोललता। अब समानुपाती का मैं चिन्ह हटाऊंगा, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो एक नियतांक आ जाता है के एफ इंटू एन। के एफ क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, के एफ क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। वहां पर क्या आया था, के बी, कल अपन ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन में अपन ने के बी क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, के एफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक। एक मोललता वाला विलयन ले ले तो ताप में जो कमी होगी, हिमांक में जो कमी होगी वो किसके बराबर होगी, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगी। केएफ का यूनिट, केएफ का मात्रक वही होगा जो केबी का मात्रक था, क्या होगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, ये इसका मात्रक होगा। इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे का चलेंगे, सेम वैसे ही है। ये जो पॉइंट है हिमांक में अवनमन, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, वो ही डेरिवेशन होगा, सारी चीज वही आएगी, उसी तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ढंग से पढ़ लीजिए।
हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, देखो मिटा दो ये। अभी हमने पढ़ा कि हिमांक में राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। उससे अपन ने फॉर्मूला बना लिया था यहां से, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन। ये फॉर्मूला अपना बन गया था, ठीक है भाई। अब इसमें मोललता का वो रखिए। मोललता किसे कहते हैं? मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला देखें तो विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक का ग्राम में मात्रा, WA। ये किसमें? ग्राम में, ग्राम में। ये फॉर्मूला अपना बना था, मोललता का फॉर्मूला रख दिया। अब यहां से देखिए आप, 1000 को मैं बाहर लिख सकता हूं, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ। WB बटा MB। WB क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा। MB क्या है? विलय का अणुभार। तो ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार क्या होता है? मोल, विलय के मोल। तो इनको एन भी लिख सकता हूं यहां पर, NB अपॉन WA बचेगा। इस WA को मैं MA से ही तो गुणा करूं अणुभार से, और MA का ही भाग दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन WA अपॉन MA क्या होता है? विलायक के मोल। विलायक के मोलों की संख्या हो गई ना, विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार। तो ये क्या हो गए? विलायक के मोल। और इस MA को मैं बाहर रख देता हूं, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? 1000 KF अपॉन MA इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा NB अपॉन NA। देखो वही फॉर्मूला आ गया जो कल आया था। अब अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए हमें पता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P अपॉन PA नोड बराबर क्या था? NB बटा NA। तो मैं इस NB बटा NA की जगह डेल्टा P अपॉन PA नोड लिख सकता हूं। यहां पर देखिए आप, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF अपॉन MA इंटू डेल्टा P अपॉन PA नोड। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है? स्थिरांक है। 1000 संख्यात्मक मान है, KF भी स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। MA क्या है? अणुभार है, निश्चित रहता है। तो डेल्टा TF किसके समानुपाती हो गया? डेल्टा P अपॉन PA नोड के। डेल्टा TF किसके समानुपाती है? डेल्टा P अपॉन PA नोड। मतलब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है? समानुपाती। ये अपन ने सिद्ध कर दिया राउल्ट के नियम से। अपन इसको उल्टा भी लेके चल सकते हैं और सीधा भी लेके चल सकते हैं, कैसे भी करवा सकता है वो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के हिमांक में
विलयन के हिमांक में अवनमन या कमी, विलयन के हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? राउल्ट के नियम से हिमांक में अवनमन मोललता के बराबर समानुपाती है, तो KF × M आ गया। मोललता का फॉर्मूला रखा, विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, विलय का अणुभार इंटू विलय का ग्राम में मात्रा, WB/MB, ये क्या हो गए? विलय के मोल। WA में MA का ही भाग दिया, MA से गुणा किया, तो WA/MA तो क्या हो गया? NA, और ये MA बाहर आ गया, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। NB/NA ये किसके बराबर होता है? अतितनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। इसकी वैल्यू यहां पर रख दी। ये पूरा क्या है? स्थिरांक है, तो ये किसके समानुपाती हो गया? वाष्प दाब, आपके हिमांक में जो अवनमन है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको। उतार लिया भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इसको। अब अपन आगे देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, एक तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर चौथा वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन है। एक अवाष्पशील पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में 0.25 मोलल विलयन इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है, तो इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन है, ठीक है भाई। एक अवाष्पशील पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में एक अवाष्पशील पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में 0.25 मोलल विलयन इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है। तो इसका मोलल अवनमन स्थिरांक, तो KF का मान ज्ञात कीजिए। KF का मान ज्ञात करना सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन का हिमांक दे रखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। अवाष्पशील पदार्थ की मोललता दे रखी है नाइट्रोबेंजीन में, क्या है? 0.25 मोलल। तो हिमांक में कमी दे दी, 2 केल्विन की कमी हुई है, मतलब 278 की जगह 276 हो गया। हिमांक में कमी का मतलब क्या है? 278 की जगह 276 हो गया। तो डेल्टा TF अपन को दे ही रखा है। डेल्टा TF कितना दिया है? 2 केल्विन।
मोललता हमें दे दी 0.25 मोलर। केएफ का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी अभी जो फॉर्मूला बनाया था, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। केएफ का मान ज्ञात करना है तो डेल्टा टीएफ अपॉन मोललता। डेल्टा टीएफ का मान कितना दिया है 2 केल्विन, ये कितना 0.25, दशमलव हटाओगे तो ऊपर ये हो जाएगा 200, ये 25, कितने बार जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा को सीधा क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए ध्यान से। उतार लीजिए सॉल्यूशन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई उतार लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया, को 600 ग्राम जल में घोला गया, 600 ग्राम जल में घोला गया, तो विलियन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए, तथा हिमांक बिंदु की गणना कीजिए यदि इसके लिए केएफ का मान KF 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो दोनों चीजें ज्ञात करनी है इस बार। विलियन का हिमांक में अवनमन भी ज्ञात करना है। देखो डेल्टा टीएफ आपको ज्ञात करना पड़ेगा और विलियन का हिमांक भी ज्ञात करना है, TFS भी ज्ञात करना है। ये दो चीज ज्ञात करनी है। अब ये दो चीज तो ज्ञात करनी है, दे आपको क्या क्या रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल मतलब WB दे रखा है 45 ग्राम, ये विलय है, ये विलायक है, WA भी दिया है 600 ग्राम। ठीक है भाई, दोनों चीजें दी हुई हैं और क्या दिया है, KF का मान दे ही रखा है, वो आपका KF है जो दिया है 1.86। ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, डेल्टा TF बराबर में KF इंटू मोललता। अब देखो यहां पर मोललता का फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा आपको, डेल्टा TF KF का मान तो दे रखा है इंटू WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA, ये मोललता का फॉर्मूला हो गया भाई। लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार चाहिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र पता होना चाहिए आपको, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब एथिलीन पर दो एल्कोहलिक समूह जुड़ जाते हैं तो एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। अब इसका आप अणुभार निकाल सकते हो, कार्बन कितने हैं 2, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन टोटल 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 हैं,
16 दूनी 32, कितना हो गया भाई? 6 और 2 8 और 4 12 का 2 का ऐसे लगी 1 4 और 2 6 62। तो इसका अणुभार आ गया, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार आ गया, मतलब एमबी की वैल्यू आ गई, और अपने को कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है भाई, ग्राम प्रति मोल, अणुभार को ग्राम प्रति मोल में लिखते हैं, 1 मोल की ग्राम में मात्रा। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ का मान 1.86, डब्ल्यू भी आपका 45 ग्राम, ये 1000, ये 62 और ये 600, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो का वो तो 450 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए आप, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1.2 के लगभग आएगा। काटा पीटी आप करोगे, यहां से 3 से इसको काट दो भाई, 3 दूनी 6, 3 एक 3 3 5 15, तो ये 1.2 आ गया, 2 डिग्री, 1.2 डिग्री या 1.2 केल्विन आ गया, जो भी है। ये तो डेल्टा टीएफ का मान आ गया, 1.2 नहीं है, 1.2 इंटू 1.86 में तो बचेगा ना, 1.86 इंटू 1.2, तो डेल्टा टीएफ का मान जो आएगा वो आपका आ रहा है 2.23 केल्विन, 2.23 केल्विन। तो ये डेल्टा टीएफ आ गया हिमांक में अवनमन। लेकिन मेरे को टीएफएस भी ज्ञात करना है। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? हिमांक में अवनमन है तो टीएफ नोड माइनस टीएफ एस। हाँ भाई, जल का हिमांक आपको पता है 273 केल्विन, शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टीएफ नोड तो क्या आ जाएगा? 273 केल्विन और माइनस टीएफएस, और ये क्या कितना है? 2.23। क्या करोगे? इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो टीएफएस क्या हो जाएगा? 273 में से 2.23 को घटा दो, तो ये आपका आ जाएगा 270.8, 270.8 केल्विन। तो देखो, शुद्ध जल था जब तो वो 273 केल्विन पर जम रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें एथिलीन ग्लाइकोल घोल दिया, अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया, तो उसका जो जमाव बिंदु है वो 273 की बजाय 270.8 केल्विन हो गया। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इस गुण का उपयोग जो ठंडे देश होते हैं ना, यूरोपीय देश रहते हैं जहां पर बर्फ गिरती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वहां पर ये एथिलीन ग्लाइकोल है जो शीतलक के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब कि ये पानी को जमने से रोकता है, पानी के हिमांक को क्या कर देता है? कम कर देता है। पानी का जब हिमांक कम हो जाता है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, उस पर भी वो रेडिएटर में, गाड़ी के रेडिएटरों में पानी नहीं जमता। तो ये आपके क्या आ गया? आज का जो हमारा टॉपिक था हिमांक में अवनमन, ये कंप्लीट हो गया। अगला चौथा गुण पढ़ेंगे परासरण दाब। अगली वीडियो में परासरण दाब का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे, परासरण के बारे में पढ़ेंगे, परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिलोम परासरण के बारे में पढ़ेंगे, विलयनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। काफी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं। देखो, छोटी क्लास में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, विसरण, डिफ्यूजन। विसरण, विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। जैसे हम परफ्यूम लें और हम एक कोने में छिड़क दे, रूम के, कमरे के एक कोने में छिड़क देता हूं मैं, तो वो परफ्यूम के जो अणु रहते हैं
गैस के जो अणु है वो अपनी अधिक मात्रा से, मान लीजिए यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर 0 है, तो ये इधर की ओर गति करेंगे और यहाँ पर भी आ जाएंगे, दोनों तरफ मात्रा बराबर हो जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण। इसी को क्या बोला जाता है, विसरण। पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन करना, ये प्रक्रिया स्वतः ही होती है, स्वतः ही गमन करना। तो पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, ये क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। विसरण के एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देखते हो। देखो कहीं पे आपके रसोई घर में भोजन बनता है तो अपन सुगंध आ जाती है, अपन को कमरे में बैठे हुए हैं, रसोई में भोजन बन रहा है, स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, उसकी सुगंध आ जाएगी। तो वहां पर क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां पर विसरण हो रहा है। या कोई देखा होगा आपको, गंदी जो गैसें रहती हैं वो भी, उनकी भी अपन को आ जाती है स्मेल। जैसे कोई जानवर मरता है तो उसकी स्मेल दूर तक फैल जाती है, तो वो भी क्या है, विसरण ही है। तो ये तो हो गया विसरण। विसरण में किसी तरह और बाह्य कारक काम में नहीं आता, अणु अपने आप ही अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन करते हैं। विलयन के लिए इसे बोले तो यूं बोल सकते हैं, विलय के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। विलय के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। अब देखते हैं अपन परासरण, क्योंकि परासरण से अपना क्या निकलेगा, परासरण दाब। परासरण, ओस्मोसिस। बायोलॉजी के बच्चे इस टर्म से परिचित होंगे, बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, परासरण और परासरण दाब दोनों। परासरण या ओस्मोसिस क्या होता है, विलायक के अणुओं का, देखो विलयन में विलय भी होता है और विलायक भी होता है, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर गमन करना। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा डायग्राम द्वारा। विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा अपने अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर जाना, वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। हाँ देखिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपने अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली, देखो झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, झिल्ली 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। पारगम्य जिसमें से सभी अणु आर पार जा सकते हैं, विलायक के भी और विलय के भी। इसमें से तो सारे अणु, विलायक प्लस विलय,
इसमें ओनली विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? वह झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु आर पार जा सके, विलायक के, और इसके द्वारा चुने हुए अणु, चयनात्मक पारगम्य, सारे अणु नहीं जा सकते, कुछ चुने हुए अणु ही इसके आर पार जा सकते हैं। हमारी जो कोशिका होती है उसमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली है ना, वो चयनात्मक पारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के अंदर के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, ये चयनात्मक पारगम्य है। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है या सेलफोन की, सेलफोन या कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी झिल्ली होती है। ये झिल्ली होती है कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार जाएंगे। तो विलायक के अणुओं का अपने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर जाना। पारगम्य झिल्ली जिसमें से कोई सा भी पदार्थ आ जा सकता है, आजादी है पूरी, सेल वाल जैसे है, सेल वाल में से सारे पदार्थ आ जा सकते हैं, तो सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। तो ये तीन तरह की झिल्लियां होती हैं। आगे समझ में, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही आर पार जाते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखिए परासरण क्या है। मान लीजिए ये मैंने एक पात्र लिया, ठीक है भाई, इस पात्र में मैंने बीच में सेलोफोन की झिल्ली लगा ली, ये एसपीएम लगा ली, एसपीएम सेलोफोन की झिल्ली, सेलोफोन की झिल्ली, एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें एक तरफ तो मैं क्या करता हूं, शुद्ध विलायक भर देता हूं, शुद्ध जल भर दिया। एक तरफ तो क्या किया मैंने, शुद्ध विलायक भर दिया, शुद्ध विलायक। और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, किसी सांद्रता का विलयन भर दिया, इसमें विलायक भी है और विलय भी है, इसमें मैंने क्या भर दिया, विलयन भर दिया। यहां पर विलायक के अणु कम संख्या में है, इसमें तो विलय प्लस विलायक दोनों ही है, इसमें विलय भी है और विलायक भी दोनों ही है। यहां पर केवल विलायक है, तो यहां पर विलायक के अणुओं की संख्या अधिक है, यहां विलायक के अणुओं की संख्या क्या है, कम। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से देखो, विलय के अणु तो आर पार होते ही नहीं है। मैंने अभी बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार जा सके, वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु क्या हो सके, आर पार जा सके। तो विलय के अणु तो जाएंगे नहीं, इसमें जो विलय घुला है वो तो इधर नहीं जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन जो विलायक है, आपका जल है, उसके अणु इससे अपने अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर गमन करेंगे, इधर की ओर जाएंगे। कब तक जाएंगे ये? जब तक कि दोनों तरफ विलायक के अणुओं की संख्या बराबर नहीं हो जाती, दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये विलायक के अणु इधर की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है भाई, तो परासरण समझ में आ गया। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपने अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की ओर जाना। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना। इसकी एक और डेफिनेशन है, अथवा में डाल के लिख लो परासरण की। क्या है डेफिनेशन? कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
कम सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना। ये भी क्या कहलाता है? परासरण। परासरण की 2-3 डेफिनेशन है, पर हर बार क्या होगा? विलायक के अणु ही अधिक संख्या क्षेत्र से कम संख्या क्षेत्र की। देखो, कम सांद्रता वाला विलयन का अर्थ क्या है? कि विलायक तो कम है और विलायक के अणु ज्यादा है। अधिक सांद्रता वाले विलयन का क्या अर्थ है? कि विलय के अणुओं की संख्या अधिक है और विलायक के अणुओं की संख्या कम है। तो जिसमें विलायक के अणु अधिक है तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले अपनी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना? कम सांद्रता से। इसको यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन करना। तो परासरण समझ में आ गया। केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करेंगे। विलय के अणु गति नहीं करते। विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार नहीं जाते। कौन जाता है? केवल विलायक जाता है। ये परासरण की डेफिनेशन हो गई। अब अपन देखते हैं परासरण की डेफिनेशन के बाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का, क्योंकि मैं इसको मिटा लूंगा। इसके बाद अपन परासरण दाब को देखेंगे। परासरण दाब क्या होता है? निकाल दो भाई डेफिनेशन। ये परासरण दाब, परासरण खत्म हो गया। अब आते हैं परासरण दाब पर। ये तो केवल मैंने परासरण की डेफिनेशन दी है। कई बार पूछ लेता है वो परासरण और विसरण का। परासरण विसरण में अंतर पूछ लेता है। विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली काम में नहीं आती। अब देखिए परासरण दाब। परासरण दाब शॉर्ट में बोल देते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या है? यहां पर देखिए, अगर मैं इस विलयन के ऊपर एक पिस्टन रख दूं, इस विलयन के ऊपर मैंने क्या किया? एक पिस्टन रख दिया। एक पिस्टन, ठीक है साहब। ये क्या रख दिया मैंने? पिस्टन। जब यहां पर विलायक के अणुओं का परासरण होगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण होगा, तो इस विलयन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो इस पिस्टन के ऊपर क्या पड़ेगा? दाब पड़ेगा। तो ये पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा। ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। यहां चला गया मान, यहां से यहां चला गया। ठीक है, ये इसने गति कर ली। एच ऊंचाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एच ऊंचाई पर। तो विलायक के अणुओं के परासरण के कारण विलयन द्वारा बाह्य परिवेश या पिस्टन पर क्या आरोपित किया जा रहा है? दाब आरोपित किया जा रहा है, जिसके कारण ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये यहां से यहां पहुंच गया, इस उस पर एच ऊंचाई पर। तो परासरण दाब पाई बराबर क्या हो जाएगा? एच डी जी। पाई बराबर क्या हो जाएगा? एच डी जी। परासरण दाब की डेफिनेशन क्या है? विलायक के अणुओं का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, एसपीएम द्वारा परासरण के कारण विलयन द्वारा
बाह्य परिवेश पर एक दाब आरोपित किया जाता है, एक दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। बाह्य परिवेश पे दाब आरोपित कर रहा है जिसके कारण ये पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा, उसे ही क्या कहते हैं? परासरण दाब, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। ये आपका क्या हो गया परासरण दाब की परिभाषा। विलायक के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण के कारण विलयन, जो आपका विलयन है वो बाह्य परिवेश पे दाब आरोपित कर रहा है जिसके कारण ये पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, उसी दाब को अपन क्या बोलते हैं? परासरण दाब। और परासरण दाब पाई बराबर क्या हो जाएगा? एच डी जी। एच तो क्या है? ऊंचाई, डी क्या है? विलयन का घनत्व, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और परासरण दाब को यहां पर पाई से रिप्रेजेंट कर दिया है। परासरण दाब को किससे रिप्रेजेंट किया है? पाई से। परासरण दाब। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, दूसरी डेफिनेशन, जैसे परासरण की मैंने दो डेफिनेशन बताई है, ऐसे इसकी भी क्या बन सकती है कि मान लीजिए मैं इस पिस्टन द्वारा इस विलयन पर दाब आरोपित करूं और इतना दाब आरोपित करूं कि विलायक के अणुओं का परासरण रुक जाए। क्या हो जाए? विलायक के अणुओं का परासरण रुक जाए। तो उस दाब को ही, उस बाह्य दाब को ही, वो बाह्य दाब ही किसके बराबर है? परासरण दाब के बराबर। इस पर इतना दाब लगा दूं विलायक के अणुओं का परासरण रुक जाए, तो मैं जो दाब आरोपित कर रहा हूं वो इसी का तो क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो इसको भी डेफिनेशन को लिख लीजिए। विलयन पर लगाया गया, अथवा करके डाल देना, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण विलायक का परासरण रुक जाता है, विलायक का परासरण रुक जाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप। तो ये आपका क्या हो गया? परासरण दाब हो गया। ठीक है भाई, यहां पर ये क्या हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों डेफिनेशन का। अब देखिए यहां पर विलयन द्वारा जो बाह्य परिवेश पर दाब आरोपित किया जा रहा है, ये उसी प्रकार है जैसे गैसों के प्रसरण में दाब आरोपित किया जाता है। मान लीजिए किसी पात्र में ये गैस है, गैस किसी पात्र में ये गैस भरी है, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये पिस्टन है, ये गैस है, ठीक है भाई। तो ये जब गैस प्रसारित होगी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, तो गैसों के प्रसरण में भी क्या होगा? गैस द्वारा प्रसरण में दाब आरोपित किया जाता है पिस्टन पर। तो इसकी और इसकी अपन तुलना कर सकते हैं, दोनों एक समान है। जैसे गैसों के प्रसरण में ऊपर की ओर दाब आरोपित होता है, वैसे ही जब विलायक के अणुओं का परासरण होगा तो पिस्टन पर भी तो दाब आरोपित होगा, दाब ही तो लग रहा है। तो यहां पर अपन ने 11वीं क्लास में जो गैसों के लिए नियम पढ़े थे ना, गैसों के लिए, आदर्श गैस के लिए, उन नियमों को, बोयल नियम पढ़ा था अपन ने। कौन कौन से नियम पढ़े थे? बोयल नियम,
चार्ल्स नियम, गैलोसैक नियम, और चौथा पढ़ा था अपने अवोगाद्रो नियम। तो इन चारों नियमों को अपने इन चारों नियमों से एक इक्वेशन बनाई थी, पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस इक्वेशन। तो इस आदर्श गैस इक्वेशन को अपन इसके ऊपर विलयनों के लिए भी क्या कर सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं, विलयनों पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आदर्श गैस इक्वेशन से अपन इसके लिए समीकरण बनाएंगे। ये मैं डाल दो भाई, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया डेफिनेशन का। तो हाँ भाई देखो, पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अब यहां पर पी दाब था, यहां पर अपन को परासरण दाब करना है, तो अपन क्या करते हैं, पाई वी एन, यहां पर आर क्या है, गैस, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, आर की जगह यहां लिखते हैं एस, सॉल्यूशन, और ये टी है, ये अपना परमताप, टी क्या है, परमताप। तो पाई वी बराबर एनएसटी। पाई तो क्या है, अच्छा पाई को इधर ही रहने दो, परासरण दाब ज्ञात करना है, एन अपॉन वी, एन मोलों की संख्या और वी आयतन। तो 1 लीटर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल क्या कहलाते हैं, मोलरता या सांद्रता। तो एन अपॉन वी, ये एस और ये टी। एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, मोलरता या सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी एस टी, सी एस टी, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर देखो, पाई तो परासरण दाब है, सी क्या है, सांद्रता या मोलरता, सांद्रता या मोलरता, ठीक है। एस क्या है, विलयन नियतांक, विलयन नियतांक 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी चाहिए। टी क्या है, परमताप, मतलब आपको ये केल्विन में लेना है, ताप किस में लेना है, केल्विन में। तो ये आपके परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र हो गया, पाई बराबर सी एस टी। इसको याद रखना भाई। यहां पर देखो सांद्रता, अगर प्रतिशत सांद्रता दोगे क्वेश्चन में देगा, तो आपको W अपॉन V रखना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता रखनी है W अपॉन V, ठीक है ना। उस टाइम मैंने लिखाया था जब आपको प्रतिशत सांद्रताएं पढ़ाई थी, कि परासरण दाब के क्वेश्चन में अगर आपको प्रतिशत सांद्रता दी हुई है तो W अपॉन V मान के उसको सॉल्व करते हैं। ये आपका, अच्छा परासरण जो है, परासरण की क्रिया को सर्वप्रथम अब्बे नोलेट ने देखा था। परासरण के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो अब्बे नोलेट ने बताया था। नॉलेज का क्वेश्चन है, बुक में से पढ़ लेना, शायद बुक में होगा। तो अब्बे नोलेट के द्वारा इसके बारे में बताया गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अब देखो परासरण के ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल एक दो, जिससे आपके कुछ समझ में आ जाए। इससे मिटा दो भाई। पाई बराबर सी एस टी, याद रखना विलियन के लिए। ये कहां से निकला है, ये वहीं से निकला है, आदर्श गैस समीकरण से, पीवी बराबर एनआरटी से। ये मैंने सबके अर्थ लिख दिए हैं।
अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन 1/10 मोलरता वाले विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे भाई? परासरण दाब का फॉर्मूला लगाओ, पाई बराबर CST। सांद्रता तुमको दी हुई है 1/10, ये दी हुई है, पाई ज्ञात करना है। परासरण दाब ये तो 1/10 हो गई, m/10 का 1/10 मोलर ही तो है। S का मान 0.0821 और टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो इसको आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। T बराबर 27 + 273, क्या हो गया? 300 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 300 हो जाएगा। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, बाकी आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, तो 2.46 आ जाएगा। 2.46 लीटर APM या वायुमंडलीय दाब। सीधा सीधा 8 या 24 होता है ना, तो 2.4 के लगभग आ जाएगा। उधर एक जीरो है तो ये इधर की ओर आ जाएगी। ये आपका लीटर APM में आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई, क्लास बना रहा हूँ, क्लास बस 10 मिनट, 5 मिनट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन है, यूरिया का 4% विलियन किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलियन के साथ समपरासरी है, तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, जो अननोन है। तो यहां पर देखो, यूरिया का 4% विलियन किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलियन। तो या मैंने तुम्हें बताया था जो प्रतिशत सांद्रता है वो द्रव्यमान प्रतिशतता वाली है। कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशतता वाली। 4% का मतलब क्या है कि 4 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है, और यहाँ 12 ग्राम जो अननोन कार्बनिक यौगिक है वो 100 ml विलियन में उपस्थित है। दोनों का परासरण दाब समान है। समपरासरी विलियन कब होता है? जब दोनों का परासरण दाब समान हो। पाई1 बराबर पाई2। अब पाई1 बराबर पाई2 है तो C1H2 यहां C2H2। भाई S दोनों के लिए बराबर होगा, नियतांक है, स्थिर रहेगा। टेम्परेचर दोनों का समान है, एक ही ताप पर लिया गया है। अब H2 से तो H2 कट जाएगा। C1 क्या है? तो 4 ग्राम यूरिया है। भाई यूरिया का विलयन है ये यूरिया, और ये कार्बनिक यौगिक अन्य। सांद्रता निकालनी है। सांद्रता
प्रतिशत सांद्रता दी हुई है अपन को W/V। मोलरता ज्ञात करने के लिए देखो विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, C1 ज्ञात करोगे ना, मोलरता निकालोगे, प्रतिशत सांद्रता दी हुई है तो 4 ग्राम मात्रा 100 ml विलयन में उपस्थित है, ये ml। यूरिया का अणुभार आप ज्ञात करोगे। यूरिया का अणुभार क्या होता है, NH2C+O NH2 निकालो भाई। नाइट्रोजन के 2 है तो 14 दूनी 28, हाइड्रोजन के 4 है, इसके 12 हैं और ऑक्सीजन के 16 हैं। कितना हो गया भाई, ये आपके कितने आ गए, 60 ही 60 हो गए होंगे, 6 2 8 और 4 12 8 20। ये इधर C2 देखो, S से तो T से तो ST कट जाएगा, C2 उसने 12 दिया है तो 12 इंटू 1000 12 ग्राम मात्रा है उसका। हमको इसका अननोन का अणुभार ज्ञात करना है, M हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो M2 मान लो इसका, M2 और ये नीचे आ जाएगा भाई 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 10 इस 10 को उड़ा ही देगा। तो M2 बराबर क्या आएगा, M2 बराबर क्या आएगा भाई, ये 60 इंटू 12 इंटू 4 4 12 180। इसका अणुभार क्या आ जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल। तो ये इस प्रकार परासरण दाब द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी अणु का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। परासरण दाब जो सबसे बेस्ट विधि है परासरण दाब ज्ञात, अणुभार ज्ञात करने की। तो ये आपके देखो इस पे बेस क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने बताए। अगली वीडियो में अपन विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे और असामान्य गुणधर्म करेंगे, विलयनों के असामान्य गुणधर्म। अभी इसका परासरण दाब का न्यूमेरिकल पोर्शन वाला तो हो गया, पर विलयनों के प्रकार है जो बायोलॉजी वाले बच्चे तो पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, मैथ वाले बच्चे नहीं पढ़ते। समपराश्रयी विलयन, अति पराश्रयी विलयन और आपका अल्प पराश्रयी विलयन, वो 3 प्रकार के जो विलयन है उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये आज के लिए इतना ही काफी है।